मेरे बच्चों, अब हमने एस्टिमेट भी पढ़ लिया, एरर भी पढ़ लिया, और पॉलिसी भी पढ़ ली, ऐसे ही है। अच्छा जी बच्चों, अब वो एक सवाल के जवाब में क्या क्या। पिछले सवाल में हाँ, जवाब में हमने अच्छा जी। The following information has been taken from finances में of आसिफ इंजीनियरिंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2015। अब ध्यान से बात समझनी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अपने प्लांट इक्विपमेंट दिया हुआ जी 13 का, 14 का और 15 का। स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या होते हैं भला? ये जिस तरह से लाइटें हैं ना, ये लगी हुई है, तो जब कोई लाइट खराब होगी तो क्या हम लाइट मार्केट से जाके लेके आके इसको सही करेंगे? सोचो, घर में तो ऐसे ही होता है, लेकिन क्या कारोबार में भी ऐसे ही होता है? कुछ ना कुछ हमने स्पेयर में रखा हुआ। इलेक्ट्रिशियन को पकड़ेंगे तो उनका वो तो सारी बत्तियां सही कर। वो कहेगा सर जी पैसे कोई नहीं है, मैं मार्केट जाऊंगा तो बत्तियां कितने लेके आऊंगा? तो हम कहेंगे टेंशन नहीं लेनी, हमने गोदाम एक बना के इसीलिए रखा हुआ कि वहां पे हमने इन्वेंट्री में सरप्लस चीजें रखी होंगी। नहीं समझ आ रही? आजकल तो लॉकडाउन 8 बजे लग जाता है, दुकानें तो 8 बजे बंद हो जाती है। तो अगर किसी को 8:30 बजे बल्ब की जरूरत पड़ जाए तो वो क्या करेगा? सुबह का इंतजार। एक्टिविटी क्या है? तो घरों में तो चलो खजल खुआरी हो जाती है, अम्मी गालियां शालियां निकालती हैं, फिर सारे चुप करके जलील होके सो जाते हैं। लेकिन कारोबार में ये काम ऐसे नहीं होते। कारोबार में क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करनी पड़ेगी, बजटिंग होती है। बजटिंग में यही होता है कि हर चीज का बैकअप पीछे रखा होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? फर्ज करो अभी इसी वक्त प्रोजेक्टर खराब हो रहे तो क्लास बढ़ गई। अब ये प्रोजेक्टर उतरेगा, हफीज सेंटर जाएगा, वहां पे किसी बंदे से रब्ता करेंगे, वो सही करेगा, फिर वापस लेके आएंगे तो लगाएंगे तो क्लास होगी। तो आपका फिर सिलेबस कैसे खत्म होगा अगर यही चलता रहा तो कुछ ना कुछ तो हमने सोचा होगा ना। क्या सोचा होगा कि कल क्लास होएगी? है? हमने एक्स्ट्रा प्रोजेक्टर रखे होंगे, अगर ये खराब हो रहे दूसरा लेके आओ, इसको सही कराने के लिए भेज दो, लेकिन इन्वेंट्री में जो एक्स्ट्रा पड़े हुए ना वो उठा के लेके आओ, बच्चों की क्लास करवानी है। हर बिजनेस ऐसे ही चलता है कि भाईजान एक प्रोजेक्टर के पीछे 50 बच्चे जलील ना हो जाते। मतलब इतनी गर्मी में आके बंदा क्लास पढ़े तो पता लगे जी प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, क्लास कैंसिल हो गई। बदमजगी है ना? तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लॉजिक समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो हर कारोबार में ऐसे ही होगा। और पहली बात तो यह है कि 99% फैक्ट्रियां शहरों में नहीं होती, देहातों में होती है। तो फैक्ट्री में अगर कुछ चीज खराब हो जाए तो वो पिंड से निकल के बंदा शहर आएगा लेने के लिए। समझ आएगी नहीं? मतलब जिस तरह से आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन की बेल्ट होती है, वो जो घूमती है, वो टूट जाती है कभी कभी। वो जब टूट जाती है तो फिर अम्मी कहती है चलो वॉशिंग मशीन की बेल्ट खराब होगी ले क्या। तो फिर आप नहीं लेने जाते, तो फिर सुबह दोपहर शाम आपको तानने पड़ते हैं। फिर भी आप नहीं लेके आते तो फिर गालियां पड़ती हैं। वो पॉइंट समझ लगा कि नहीं लगा? तो अम्मी को तो बंदा गेड़ा करा सकता है, लेकिन बॉस को गेड़ा नहीं करवा सकता। क्यों भला? सैलरी लैनी महीने बाद ਉਹਦੇ मत्थे लगना तुम जाके। वो बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो पॉइंट ये है कि कारोबार में ये काम नहीं चल सकते। और दूसरी बात, कारोबार में प्लांट का अगर फर्ज करो मोटर लगी हुई है और मोटर का बेल्ट टूट गया है, और वहां से एक मैकेनिक निकला है, गांव से निकला है, लाहौर आया है, जाके वहां से उसने बेल्ट परचेज किया है, फिर वापस जाके लगाया है तो प्लांट चला है। तो 1000 बंदा वहां पे वेला बैठा हुआ है, वेला बैठा हुआ है ना। उनको कहेंगे काम करो तो वो क्या कहेंगे? तो प्लांट नहीं चलता, पैसे की करिए। और उन्होंने जेब में से ताश निकाली, ताश खेलना शुरू कर दी। तो 1000 बंदे की दिहाड़ी कंपनी को पड़ गई। अब कंपनी तो पैसे देने पूरे, क्योंकि लोग कहेंगे भाईजान असं तो आए हैं, थोड़ा प्लांट नहीं चल रहा, असं की करिए। समझ लगी बात की? तो फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एडवांस में अरेंजमेंट करके रखनी पड़ेगी, इस तरह की सारी चीजें उनके पास बैकअप में स्टोर रूम में पड़ी होंगी। उसको कहते हैं बच्चों स्टोर्स एंड स्पेयर्स।
स्पेयर का मतलब समझ आ रहा है? स्पेयर से क्या मुराद है? फालतू आइटम रखी होंगी। वो क्यों रखी होंगी? किसी वक्त भी कोई चीज खराब हो जाए तो इमीडिएटली वहां से निकाल के लगाओ, लाहौर जाके मार्केट से चीजें वो दोबारा ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, फिलहाल तो काम चलाओ। और समझ आ रही बात की? अच्छा, तो स्टोर एंड स्पेयर मतलब समझ आ गया सबको क्या हो रहा है? अच्छा, फिर उसके बाद रिटेन अर्निंग है, नेट प्रॉफिट, सारा कुछ दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से बात समझनी, हो क्या रहा है। कहता है इन द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट AEL has recognized consumption of spare parts as expense। अब कंजम्पशन को समझना, इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, हमने ये एनर्जी सेवर परचेज करके स्टोर में रखे हुए, तो पड़े हुए, साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, पड़े हुए, तो वो एसेट है कि एक्सपेंस है? बोलो बोलो बोलो। वो एसेट है, क्योंकि उनका भी फ्यूचर में फायदा लेना है हमने। क्लियर? अच्छा, बल्ब जल गया हमारा, हम इलेक्ट्रिशियन को कहेंगे जाओ गोदाम में जाओ, वहां पे एक्स्ट्रा बल्ब पड़ा होगा, लेके आओ और लगा दो। अब वो गोदाम से बल्ब आके यहाँ पे लग गया, तो अब यहाँ पे बल्ब लग गया, तो ये एसेट है कि एक्सपेंस है? आवाज नहीं आई? एसेट। लेकिन वो कह रहे हैं कि जैसे ही वो बल्ब ला के आपने यहाँ पे लगाया, वो एक्सपेंस हो गया। हालांकि यहाँ पे आके बल्ब लगाया तो क्या एक्सपेंस होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए एक्सपेंस? क्योंकि अगर ये बल्ब साल के अंदर खत्म हो जाएगा, हमें एडवांस में पता किया 12 महीने के अंदर अंदर ये खत्म हो जाएगा, फिर तो ये एक्सपेंस है। लेकिन अगर ये बल्ब 5 साल चल गया, तब भी ये एक्सपेंस नहीं है, ये एसेट ही रहेगा। लॉजिक समझ आई? अब फर्क यहाँ पे ये आएगा कि जब तक ये बल्ब गोदाम में पड़ा रहा, वो डेप्रिशिएट नहीं होगा, क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं हुआ। लेकिन जिस वक्त ये बल्ब आपने यहाँ पे आकर लगाया, तो क्या होना शुरू हो जाएगा? इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, पड़ा हुआ बिल्कुल ऐसी। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर वो पड़ा हुआ है और पड़े पड़े ही खराब हो गया, इस्तेमाल ही नहीं हुआ, इस्तेमाल है, तो पूरे का पूरा वापस होकर नया ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? रिप्लेसमेंट मिलता ना आपको, वो वारंटी मिलती है। नहीं बात समझ लगी? पहले दिन ही चलाया, ठोस हो गया, तो वारंटी क्लेम करेंगे जब, तो उसके पैसे पूरे मिलेंगे कि कम मिलेंगे? पूरे मिलेंगे। तो फिर डेप्रिसिएशन कहां से हुई? भाई 100 रुपए की चीज लेके आए हैं, 6 महीने पड़ी रही, जैसे ही लगाने लगे वो खराब हो गई, तो हम उसको वापस करेंगे, उससे पैसे मांगेंगे, तो कितने पैसे मिलेंगे? 80 रुपए। कितने मिलेंगे? 100 ही मिलेगा ना। फिर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करें? डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्या है? वैल्यू कम हो, उसकी वैल्यू कम ही नहीं हुई। नहीं बात लगी? उसकी वैल्यू कम है। आज भी अगर वो खराब हो जाएगा तो उसको जाके वापस करेंगे, वो या तो हमें नया बल्ब दे देगा या हमें पैसे दे देगा। तो वैल्यू कम कहां से हुई? हम डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करें? डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए वैल्यू कम होना जरूरी है। क्या? हाँ, तो समझ लगी बात की? अच्छा, अब अगला पॉइंट ये है, वो कहता है जैसे ही ये स्पेयर पार्ट गोदाम से इशू हुए, उसको हमने क्या मान लिया? एक्सपेंस। AEL has now decided to change its about policy, classify consumption of spare parts having life of more than 1 year as capital spares under property, plant and equipment। वो कहता है कि वो चीजें जो आपने गोदाम से निकाली, इस्तेमाल कर ली और साल के अंदर खत्म हो जाएंगी, वो तो एक्सपेंस ही है। लेकिन वो चीजें जिनकी लाइफ 5 साल 10 साल है, वो एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। उसको प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट में डाल के डेप्रिशिएट करना चाहिए। क्या ये लॉजिक ठीक है क्या गलत है? तो बोलो तो सही। यही लॉजिक जो है वो समझ आती है, कॉमन सेंस भी यही कहती है। पुरानी पॉलिसी क्या थी बच्चों? कि जैसे ही वो गोदाम से निकला, आके लगाया, एक्सपेंस मान लिया हमने, हालांकि ये 5 साल चल सकता है। नई पॉलिसी ये है कि नहीं यार, जो आपको समझ आ रही है ना, होना ऐसे ही चाहिए। क्या? कि अगर गोदाम से आपने माल निकाला है, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो ये एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। आप ये देखो, अगर इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो ये प्रॉपर्टी, प्लांट के ऊपर में जाना चाहिए और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। लॉजिक समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, पुरानी पॉलिसी और नई पॉलिसी में फर्क समझ आ गया बच्चों? तो बोलो तो सही। वो कहते हैं 2013 में, इस वक्त हम किस साल में खड़े हैं बच्चों? वो किस साल में खड़े हैं? 15 में।
वो कहता है 2013 में 55 मिलियन के पार्ट्स हमने गोदाम से निकाले और इस्तेमाल किए। कितने मिलियन के पार्ट्स? तो इसको 2013 में हमने क्या किया होगा बोला? एक्सपेंस बना लिया होगा, जबकि ये जब निकल के इस्तेमाल होने लगे थे तो क्या पहले साल ही खत्म हो गए थे? इनकी लाइफ कितनी है? तो 55 मिलियन का एक्सपेंस 5 सालों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, जबकि हमने सारे का सारा 2013 में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। क्या लॉजिक समझ आ रही है? अब बच्चों ये 55 मिलियन का एक्सपेंस इस प्रॉफिट में से माइनस हुआ पड़ा है या अभी होना है? हुआ पड़ा है। अब करना क्या है? इस 55 मिलियन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। किस में? रिटेनरी में। वो तो करेंगे फॉर द टाइमिंग। इस 112 मिलियन में क्या होना चाहिए बच्चों? ऐड होना चाहिए। और एक और काम करना है, वो क्या है? कितनी आनी है? कितनी आनी है? कितनी आनी है? 11। 11 कैसे आई? ये बात सबको समझ आई? किस साल में 11 आनी है? 14 में भी आनी है कि नहीं आनी? तो बोलो तो सही, कितनी आनी है? और 15 में आनी है कि नहीं आनी? इन तीनों सालों में 11 11 11 की डेप्रिसिएशन चार्ज करें। तो 11 11 11 की डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये तीनों प्रॉफिट कम होंगे या सिर्फ एक साल का प्रॉफिट कम होगा? बोलो 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 बोलो। तीनों कम होंगे। लॉजिक समझ आई? अच्छा, 55 मिलियन का तीनों प्रॉफिट में जमा होगा या एक प्रॉफिट में जमा होगा? एक ही प्रॉफिट में। कौन से वाले प्रॉफिट में? 2013 वाले। लेकिन डेप्रिसिएशन 3 प्रॉफिट में से माइनस होगी। क्यों? क्योंकि 3 साल चल रहा है ना, तो तीनों सालों में डेप्रिसिएशन आनी है। लॉजिक समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब अगला सवाल, ये 39 मिलियन के स्पेयर पार्ट हमने निकाले गोदाम में से, किस साल में? एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा। एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा तो किस में से माइनस किया होगा? इस प्रॉफिट में से माइनस हुआ होगा। अब क्या करें? इसको ऐड करें और क्या करें? डेप्रिसिएशन चार्ज करें। किस साल में? 13 में तो नहीं ना हो सकती। 13 में क्यों नहीं होनी है? यूज ही हमने 14 में किया है, 13 में तो आनी ही नहीं है। लॉजिक समझ आ रही सबको? पहले साल डेप्रिसिएशन मतलब 13 वाली डेप्रिसिएशन नहीं आनी। 14 में डेप्रिसिएशन आएगी। कितनी आएगी बच्चों? 13। 13 कैसे निकाली? 39 को 3 पे डिवाइड किया, तो 2014 में 13 की डेप्रिसिएशन इसकी आएगी। तो क्या बच्चों सिर्फ इसकी आएगी या पिछली 11 भी आएगी? 11 भी आएगी। ऐसा समझना कि सर वो तो पिछले साल डिस्कस हो चुका है। उसकी डेप्रिसिएशन 14 में क्या कर रही है? वो 14 में अलग से आनी है और इसकी 14 में अलग से आनी है। लॉजिक समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? अच्छा, 15 में आएगी बच्चों? कितनी आएगी? 13 आएगी। तो लॉजिक समझ आ गई सबको? अब आगे चलते हैं। 2015 में कितने स्पेयर पार्ट्स निकाले? क्या कर चुके होंगे? किस में से? इसमें से माइनस करके बैठे होंगे हम। अब क्या करना है? इसको ऐड करना है। और इसके अलावा और क्या करना है? किस साल में? 13 में आएगी? 14 में आएगी? किस में आएगी? 15 में कितनी आएगी? 11। तो बच्चों 13 के प्रॉफिट में, सॉरी, 13 के प्रॉफिट में कितनी डेप्रिसिएशन आएगी? 11। 14 के प्रॉफिट में 24 और 15 के प्रॉफिट में 35 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। क्या ये सबको बात समझ आ रही है? मुश्किल है, लेकिन अगर समझ आ गई तो अच्छी बात। हजम शुद्ध। अच्छा, ये 55 आपने प्रॉफिट में ऐड कर दिया और इसके अलावा इस 55 का क्या करना है? ये 55 को 2013 के प्रॉफिट में 112 में आपने ऐड कर दिया। बस ये करना, और क्या करना है? ये प्रॉपर्टी प्लांट के ऊपर में ऐड होगा कि माइनस होगा? ऐड होगा। इसका मतलब है ये 2105 जो लिखा हुआ है इसमें 55 मिलियन क्या होगा? ऐड होगा। लॉजिक समझ आई?
तो ये 70 मिलियन, ये क्या है? इस 70 मिलियन में कुछ करना है कि नहीं करना है? क्यों? फिर 70 क्या है? हाँ, ये उस साल के एंड पे जो गोदाम में बाकी के बल्ब बचे हुए हैं वो हैं, इनको नहीं छेड़ सकते भाई। 55 के जो इश्यू हुए हैं वो 55 के इश्यू होने के बाद ये 70 के बचे हुए हैं, इसको कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल ठीक है। नहीं बात सुनेगी? ये 70 के बल्ब कौन से हैं? ये वाले जो गोदाम में पड़े हुए, अनयूज्ड, डब्बा पैक। और ये 55 मिनट वाले कौन से बल्ब हैं? ये वो जो इस्तेमाल हो चुके हैं, लेकिन क्या फारग हो चुके हैं? फारग नहीं हुए, इस्तेमाल हो चुके हैं, लेकिन अभी एक्सपेंस नहीं हुए। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? ये बच्चों कौन से बल्ब है और ये कौन से बल्ब है? 55 के इस्तेमाल हो चुके हैं, 70 के इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन इस्तेमाल होने का मतलब ये कि खत्म हो गए। तो इन 55 में और उन 70 में क्या डिफरेंस है ट्रीटमेंट का? इन 55 पे क्या होगा और उन 70 पे क्या नहीं होगा? इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, उन पे नहीं होगी। क्यों बोला? वो डब्बे में पड़े हुए हैं, अभी तक खोले ही नहीं है। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? ये चूंकि चलना शुरू हो गए हैं, तो चलना शुरू हो गए तो इनकी वैल्यू कम होगी। मतलब डब्बा खुल गया तो वैल्यू गिर जाएगी ना नीचे। डब्बे खुले नहीं है तो बंद है। आपको पता है कि जिस वक्त आप जाके मार्केट से बल्ब परचेज करते हैं तो उस दिन से वो ठप्पा लगाते हैं कि भाईजान आज से आपकी वारंटी शुरू होगी। ऐसी है। मोबाइल परचेज करते हैं तो जिस दिन परचेज करते हैं उस दिन से वो क्या करते हैं, मोहर लगाते हैं, भाईजान आज से आपकी वारंटी शुरू होगी। हालांकि उनके पास वो मोबाइल पता नहीं 4-5 महीने से पड़ा होगा कंपनी की तरफ से। समझ लगी बात की? तो वो कह सकता है बंदा, या हम कह सकते हैं यार तेरे को 5 महीने दे, तो तेरे को पिया है डब्बा, तू आज मैंने मोबाइल बेच रहे हैं तो पीछे वारंटी दे रहा है कि 7 महीने दी, तू मैंने साल की वारंटी कहने दे रहे हैं। तो उसका फिर क्या जवाब होगा? और बोलो सही, बात तो सही है कि नहीं है? कि 5 महीने तो तेरे को हो गए, मोबाइल 5 महीने पहले आया से, मैं तेरे को आज जाके मोबाइल ले आ रहे हैं, 5 महीने तो तेरे को पे हो गए, तू मैंने साल की वारंटी कहने दे सकता, तो 7 महीने की वारंटी पीछे रहनी, तू कीमत घटा। तो आगे से कुछ बोलेगा कि कहेगा नहीं यार सही कह रहा था, 7 महीने की वारंटी? क्या बोलेगा है? वो कहेगा कि मेरी कंपनी के साथ ऐसी अरेंजमेंट है कि जिस दिन ये मोबाइल सेल होगा उस दिन से उन्होंने कंपनी जो है ना इसकी वारंटी चलाएगी। क्योंकि जैसे ही आप मोबाइल ऑन करेंगे तो कंपनी को पता चल जाएगा मोबाइल आज ऑन है। और समझ लगी बात की नहीं लगी? उसी दुकान पे एक ऐसा डब्बा भी पड़ा होगा जो खुला होगा, उसमें भी सेम ही मोबाइल है जो आप परचेज करने लगे। बस आपके डब्बे में और उस डब्बे में फर्क यह है कि आपका डब्बा जो था वो सील पैक था, उसको कभी किसी ने जिंदगी में नहीं खोला था, फैक्ट्री से जैसे आया था पहली दफा आप खोलने जा रहे हैं। और एक और डब्बा है जो अभी खुला पड़ा है। तो क्या दोनों के मोबाइलों में वैल्यू सेम होगी? क्या फर्क है दोनों? जो डब्बा खुला हुआ है, हालांकि एक ही दिन फैक्ट्री से मोबाइल तैयार होके आए, उसकी वैल्यू कम है, आपके वाले की वैल्यू ज्यादा क्यों है? डब्बा खुल गया तो क्या हुआ है? कैसे, क्यों, किस वजह से? तो बताओ मसला क्या है, वैल्यू क्यों कम होगी? है? है? वारंटी, मतलब उसकी वारंटी शुरू हो चुकी होगी। अगर आज के दिन आप वो परचेज करेंगे तो उसकी वारंटी वो नहीं होगी जो डब्बे पैक की है। डब्बे पैक की वारंटी 12 महीने, उसकी वारंटी 7 महीने। नहीं समझ आई बात? आप भी पैसे कम देंगे, वो भी एक्स्ट्रा पैसे आपसे नहीं मांग सकते। दोनों को पता है इस बात का, क्या डब्बा खुल चुका है, यदि वारंटी उन्होंने 12 महीने पूरी नहीं मिलनी, 7 महीने मिलेगी। चाहे वो कहे कि यार सिर्फ डब्बा खोल के बंद किया है, इस मोबाइल जैसे सिम भी नहीं पाई, फिर भी पैसे कम हो जाएंगे क्यों, मीटर चालू हो गया वारंटी वाला। है? सेल हो गए। हाँ।
सेल तो हो गया। नहीं नहीं, वही जो जो शॉप की अरेंजमेंट है ना पीछे कंपनी के साथ, वही अरेंजमेंट हम करवाएंगे उस शॉप के साथ। या हो सकता है हमने डायरेक्ट कंपनी से परचेज किया और हम कंपनी वालों को कहें जो ऑफर तुमने दुकानदार को दी है ना वही ऑफर तुम हमको दो, क्योंकि दुकानदार ने परचेज किए होंगे तुमसे 100 बल्ब, हमने तो हजारों के हिसाब से परचेज करना। ये बात समझ, भाई वो भी कंपनी है तो हम भी तो कंपनी है ना। हमने कौन सा घर में लगाने हैं? घर में कितने बल्ब लग जाएंगे? 10 ला लो, 15 ला लो, 20 ला लो, इतने तो सिर्फ कमरे में लगे हुए। नहीं समझ लगी? तो ये तो फिर भी एक छोटा सा सेटअप है। अगर हम किसी कंपनी की बात करने जा रहे हैं, एमसीबी बैंक की बात करते हैं, तो उसकी क्या पाकिस्तान में सिर्फ एक बिल्डिंग होगी? क्या लाहौर में एक बिल्डिंग है एमसीबी बैंक की? अब एमसीबी बैंक में भी तो बत्तियां लगी होंगी ना। तो एमसीबी बैंक ने जब बल्ब परचेज करने, तो वो खोखे वाले से जाके लेगा, यार तेरी मेहरबानी बल्ब नहीं, कितने? 10,000। तो खोखे वाला मुंह अड़ के देखेगा कि यार मेरे को टोटल 10 पेन है। तो एमसीबी बैंक की बल्बों की डिमांड खोखे वाला पूरा नहीं कर सकते, तो ये कहां से मंगवाएंगे? उस फिलिप्स कंपनी के साथ सीधा डायरेक्ट जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। लॉजिक समझ आई? अपने गोदाम में रखेंगे, लेकिन जिस वक्त खोलेंगे वारंटी उसकी उस दिन से शुरू होगी। नहीं समझ लगी? हम उस कंपनी को कहें तो ये खोखे वाले नु कह रहे हैं हमें कि 5 महीने तेरे को बल्ब पे कोई मसला नहीं, जब सेल करेंगे उदों ठप्पा ला दें। सानू क्यों नहीं ऑफर दे रहा? असली तेरे को खोखे वाले तो ज्यादा बल्ब ले रहे हैं। और लॉजिक समझ आ रही नहीं आ रही? तो कंपनी टू कंपनी जो डील होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि उस कंपनी को पता है कि ये बहुत बड़ा हमारा जो है वो कस्टमर। समझ आएगी बात? अच्छा जी। तो अब इस स्टोर एंड स्पेयर में और उस 70 वाले स्टोर एंड स्पेयर में फर्क समझ आ रहा है? वो वाला स्टोर एंड स्पेयर है जो गोदाम के अंदर माल पड़ा हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं आनी। कोई ये ना सोचे कि सर 70 में से 55 माइनस कर दें, नहीं कर सकते। क्यों? वो ऑलरेडी माइनस हुए पड़े, वो 70 ये माइनस करने के बाद पड़े हुए। बस इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी। लॉजिक समझ आ गई सबको? अच्छा जी। डेप्रिसिएशन इन दिस पार्ट इज टू बी चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ये हमने निकाल ली बच्चों के, नहीं निकाल? अच्छा, अब 2105 पे मुझे बताएं क्या सलूक करें? 2105 गलत है। इस 2105 पे क्या करेंगे? 55 को जमा करेंगे और 11 को माइनस करेंगे। लॉजिक समझ आई कि नहीं समझ आई? तो बच्चों ये जो 2402 है ये भी तो गलत है, इसमें क्या करें? है? इसमें बाय डिफॉल्ट 39 तो ऐड होना है और 24 माइनस होना है। 24 क्यों आया? 2014 की डेप्रिसिएशन। लेकिन बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया पिछले साल की चीजें भी साथ चलती, तो पिछले साल का पंगा भी साथ चलेगा। क्या? 55 जमा होगा और 11 माइनस होगा। अब आपके दिमाग में ये ना आए कि सर 24 में भी तो 11 है, आप अलग से 11 को लेके आ रहे हैं, ये तो 11 3 दफा आ गया। तो इसका क्या जवाब है? ये वाला 11 2014 का है और ये वाला 11 2013 का है। समझ आई? तो ये 2430 ये भी गलत है। इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या क्या जमा होना है? 44 जमा होना है और 39 भी जमा होना है और 55 भी जमा होना है और माइनस 11 भी होना है, माइनस 24 भी होना है, माइनस 35 भी होना है। क्या ये पॉइंट समझ आया सबको? ये बच्चों हम 15 में खड़े हैं तो 14 कंपेटिटिव ईयर होगा, 13 का प्रॉफिट तो नहीं आना। लॉजिक समझ आई? 13 का प्रॉफिट बच्चों इसमें ऑलरेडी शामिल होगा कि नहीं होगा? तो हम 13 के प्रॉफिट की बजाय 13 की रिटेन अर्निंग जो पड़ी हुई है ना उससे सवाल शुरू करना है और उसमें ओपनिंग बैलेंस में जाके 13 का जो फंडा है वो उसमें ठीक करते हैं। 13 में क्या करना है? कितनी? 11 माइनस करनी है और 55 प्लस भी तो करना है। क्यों बोला? 55 हमने एक्सपेंस चार्ज किया होगा ना,
वो एक एक्सपेंस रिवर्स करना है, तो जब एक्सपेंस रिवर्स करेंगे तो रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगी, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी। तो बच्चों ये जो 101 है इसमें क्या करेंगे, 55 जमा करेंगे और 11 माइनस। ये लॉजिक समझ आई सबको कि नहीं समझ आई? उसने मांगा क्या है? हाँ, 55 का एक्सपेंस हुआ वो। हाँ। अच्छा, रिटेन अर्निंग को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने सी पार्ट में क्या मांगा हुआ है? नहीं बात लगी? सी पार्ट में उसने क्या मांगा हुआ? तो सी पार्ट जब कर लेंगे तो बैलेंस शीट की वैल्यू ऑटोमेटिकली वहां से निकल आएगी, उसके लिए वर्किंग करने की जरूरत नहीं। अच्छा नहीं, चलो पहला पॉइंट तो अब बी पार्ट करते हैं। ये आई क्या आपकी गंदी हरकत है बच्चों, इसको याद रखना है कि जो काम पहले करना चाहिए वो हो सकता है एंड पे मांग रहा हो, और जो काम एंड पे होगा वो हो सकता है पहले मांगा। हालांकि सबसे पहले होना ही चाहिए था, हमें कहते स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाओ, फिर क्या होना चाहिए था, इक्विटी, और फिर एंड पे क्या मांगना चाहिए उसको, तो ये होना चाहिए। लेकिन वो ऐसी चलने मारता रहता है। अब हमने जब पेपर में बैठना है सवाल हमको आ जाएगा तो हमने क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ ले आगे, 15 मिनट तेरे को रहने पढ़ना ले, आगे चल। सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले एसोसिएट बनाना चाहिए, फिर मतलब देखो 3 सफे छोड़ देंगे हम। कितने सफे? पहले सफे पे बैलेंस शीट, दूसरे सफे पे एसोसिएट, तीसरे सफे पे चेन इक्विटी। 3 सफे पे ये सवाल होना है क्योंकि आई क्या कहता है हर पार्ट अलग सफे पे करना है। भावे एक लैंड तुम पैसे देते ने ना, और वहां से शीटा लभनी है ना, तो फिर तीनों की टेंशन, तू घट पैसे देते नहीं और बोल नहीं पूरे देते नहीं, तो शीट एक्स्ट्रा मांग ली, मैं कहा भाजी शीटा हो गया और कटो, कितने पैसे लेते हैं पेपर दे, पता ही नहीं, पापा ने जमा कराए कितने, 7 लाख। नहीं समझ लगी? बोलो तो सही। 7,000 एक पेपर की फीस है, तो यार सीटा मांग लो, देखो 2 एक्स्ट्रा क्यों चले, हक बांधा कि नहीं बांधा कि तुम तरले पाने में। 7,000 में कितनी सीटें आ जाती, सोचो जरा एक बार। 1400, समझ लगी? और आपने खाली तो छोड़ के आनी, एग्जामिनर ने चेक क्या करना है, तो सीटा तो कटो कटो मांग लो, मुझे तो पैसे पूरे कर रहे, वैसे तो पेपर खाली जाना है, उसको लेना तो मारो, पता लगे यार सीटा भरिया बच्चे ने, कुछ पैसे तो हलाल किए थे 7,000 जो। ठीक है, आई कैप की रिक्वायरमेंट है कि हर नई रिक्वायरमेंट जो है ना ए बी सी ये क्या होनी चाहिए, 3 पेजेस पे होनी चाहिए, ये पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज। तो किस पेज पे सबसे पहले कदम आएंगे, पहले पे, दो बेटे यार तेरे, दूसरा पेज शुरू करेंगे, पहला खाली छोड़ देंगे, कर ले तू पुत्र नहीं कर कोई मसला, पहले तुम्हारे ठीक है, एंड कर लो, बी पहले कर लो इसको, कोई मसला आई कैप को कोई मसला नहीं है। अच्छा बराबर, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाएंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कितनी लाइनें आएंगी बच्चों, 2 आएंगी, एक आएगी क्योंकि उसने एक दी है, कौन सी, नेट प्रॉफिट, बस क्योंकि उसने एक लाइन दी है तो हम भी एक लिखेंगे ना, उन्हें दी है, हो तो रही है ना, लेकिन उसे दी है, उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी तो उसने बताइए कितने कितने की है, तो फिर उसको ठीक कैसे करें जो वैल्यू ही नहीं पता, नहीं समझ लगी? टोटल डेप्रिसिएशन देता तो उसमें 11 माइनस कर देते, उसने टोटल दी नहीं समझ आ रही, उसने सिर्फ हमें क्या दिया है, हम सिर्फ नेट प्रॉफिट को ठीक कर सकते हैं। वो जो आपके दिमाग में आ रहा है ना सब एक्सपेंस रिकॉर्ड किया करते थे, वो वर्किंग थी, अगर आपको याद हो, वो क्या थी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी, वो वर्किंग थी, उसमें लिखते होते एक्सपेंस। उसने मांगी है एसओसी तो उसमें सिर्फ एक ही लाइन आनी है क्योंकि उसने हमें एक लाइन दी है, कौन सी, नेट प्रॉफिट की। इस 112 का क्या होगा बच्चों, पहली बात तो ये 112 आना ही नहीं है, क्यों नहीं आना, ये 2013 का है, हमने तो 15 में खड़े हैं, तो 15 और 14 को शो करना है। 15 का प्रॉफिट कितना है, 129, इस 129 में क्या होगा बच्चों,
ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। 55 15 के प्रॉफिट में 44 ऐड होगा, 44 44 ऐड होगा 35 और 35 माइनस होगा। इस साल की बातें इस साल के साथ अटैच है, पिछले सालों का इस प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। ये पॉइंट समझ आया? तो 129 में 129 में 44 ऐड होगा और 35 माइनस होगा, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 138। और समझ आई इस वर्किंग की? नहीं समझ आई? 2014 के प्रॉफिट में क्या होगा? 123 में 39 ऐड होगा, 24 माइनस होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? क्लियर हो गया? 15 चूंकि हमारा करंट ईयर है, उसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 14 के साथ क्या लिखेंगे? वेरी स्ट्रेट। है बस ऐसे ही करना, पेपर में भी ऐसे ही करना, प्लस माइनस यहाँ पे शो कर दो, फाइनल फिगर वहां पे कर दो बस। तो समझ लगी बात की? पहले आपने कर लिया पार्ट बी, अब क्या करना है? ए दो तेरे बेटा 283। तो हौसला 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 हौसला, चल रहे हैं उधर ही चल रहे हैं। अब किसकी बारी है बच्चों? शुरू कहां से करेंगे? 101 से बात शुरू करें। हमने बात कहां से शुरू करनी है? यकम जनवरी 2014, ऐसी है? तो यकम जनवरी 2014 की रिटर्न अर्निंग कितनी है? 101। आप इसको 31 दिसंबर 2013 भी कह लें तो मसला बात एक ही है, ऐसी है? तो बच्चों हम शुरू करेंगे बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2013 कितना है जी? 101। अब उसमें सिर्फ 2013 की गलती पहले डिस्कस होगी। 2013 में क्या क्या गलती हुई है बच्चों? 55 ऐड होना है, 11 माइनस होना है, तो नेट इंपैक्ट क्या आएगा? 44। अब 44 ऐड होगा कि लेस होगा? क्यों? नेट इंपैक्ट जो है वो 44 ऐड होने का है, तो लिखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी, लिख दिया। तो समझ आएगी सबको? अच्छा जी, तो 44 बच्चों क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो बैलेंस एज ऑन यकम जनवरी 2014 रीस्टेटेड आ जाएगा 145। अच्छा जी, तो बच्चों 2014 का प्रॉफिट कितना है? 138, ये निकाला ना? तो प्रॉफिट फॉर डे 2014 कितना निकलेगा? 138। वो उसमें जमा करेंगे तो बच्चों बैलेंस आया 31 दिसंबर 2014 निकल आएगा 283। ठीक हो गया जी? 2015 का प्रॉफिट कितना निकला? 138। तो 2015 का प्रॉफिट जमा करेंगे तो बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2015 कितना निकलेगा? 421। सी पार्ट कंप्लीट हो गया सबका? तो समझ आ गई? अब बैलेंस शीट में दो काम तो आप कर चुके हैं, कौन कौन सा? प्रॉपर्टी प्लांट के ऊपर लिख चुके हैं, स्पेयर पार्ट लिख चुके हैं, स्पेयर पार्ट तो वैसे का वैसे ही आना। तीसरी चीज रह गई थी रिटेन अर्निंग, वो यहां से निकाल चुके हैं। अब बैलेंस शीट में 30 सालों की रिटेन अर्निंग आनी है, एक ये आ गई, एक ये आ जाएगी, तो 13 की भी तो जानी है ना, 3 सालों का डाटा लिखना ना। मैंने को बताया बैलेंस शीट में 3 साल का डाटा याद आता है,
13, 14 और 15 ये तीनों जाने। तो समझ लगी। तो रिटेल अर्निंग की वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वर्किंग की है ना, वैसे इसकी करने की जरूरत। इसके साथ सीधा सीधा क्या लिख देंगे, फ्रॉम सी रिक्वायरमेंट, जाओ सी से जाके देखो की कीता सी। नहीं समझ आई बात। 145, 283 और 421 यहां से बदल उठाएंगे और यहां पे लिख देंगे। वही सही है, वही लिखनी है बस। तो समझ लगी है। अगर बच्चों ये वाली ट्रेनिंग ना दी जाती तो क्या फिर भी सवाल हो सकता था। बस वो कल वाले सवाल में देखा था ना, उसने क्वेश्चन मार्क लगाए हुए थे। वो अगले 2 सालों का डाटा ना भी दे तो हमें इसको कोई लेना देना, हमें इसको देखना भी नहीं है। जो सबसे पहली ट्रेनिंग है वो बस देनी चाहिए उसको, वो उसने दे दिया तो बस ठीक है। अच्छा बच्चों अगला पॉइंट ये है कि अगर वो पहले साल की ट्रेनिंग ना देता, दूसरे साल की देता और तीसरे साल की भी ना देता, तो क्या फिर भी सवाल हो सकता था। कैसे। उस 224 में से प्रॉफिट माइनस करते तो दोबारा 101 पे पहुंच सकते हैं। सोचो सोचो सोचो। अगर वो ये वाली ना वैल्यू ना दे तो 31 दिसंबर 13 वाली रिटेन अर्निंग हमें मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। कैसे मिलेगी। इस रिटेन अर्निंग में ये वाला प्रॉफिट जमा हुआ पड़ा है, रिवर्स कर दे तो हम 31 दिसंबर 13 तक पहुंच जाएंगे, तो दोबारा 101 आ रहेगा। ये वाली हरकत भी आईकैप ने एक सवाल में की हुई है, याद करो। उसने क्लोजिंग रिटेन अर्निंग दी थी, ओपनिंग नहीं दी थी, तो हमने उसमें क्या किया था, प्रॉफिट को रिवर्स किया था, तो हम ओपनिंग पे पहुंच गए। और अगर वो डिविडेंड दे दे सवाल में तो फिर डिविडेंड ऐड कर देंगे, प्रॉफिट माइनस करना है तो डिविडेंड। तो एक सवाल और भी था जिसमें फाइनल डिविडेंड आया था, याद है। 12 का डिविडेंड 13 में, 13 का डिविडेंड 14 में, तो हमने वहां से प्रॉफिट निकाला। तो ये वाली हरकत आई क्या करता रहता है। ये डेफिनेट वाला सवाल है, कहना डेफिनेट वाला सवाल है नहीं। ये क्या है। हाँ जी, तो क्लियर है सबको। डेफिनेट। हाँ जी भाई जी। तो वर्किंग करनी कितने पहले बना दस टेढ़ दे, वर्किंग कितने करनी, हाथ से लिखना। हाँ कितने लिखना कितने दस, वर्किंग तू करनी कितने मैंने वो सफा दस कितने करनी, बोलना नहीं, वॉशरूम जाके कान से लिखना बैग है। वो कितने ना तो कितने लिखेंगे ना, कितने लिखेंगे, बोलता ही नहीं। और इन्हें पूछने वर्किंग कितने करनी है ना। वर्किंग अगर शो ना कराएं तो तू लेके कितने जानी पहले बनाया दस। चले बच्चों ये एक नन्ना मुन्ना सा सवाल है, ये आपका होमवर्क है, उम्र लिमिटेड, नोट कर ले सब। इसमें बस एक एरर हुआ है, वो एरर ठीक करना है और कुछ नहीं करना,
क्योंकि ये एरर कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप कर लेंगे आराम से। अच्छा बच्चों, एक सवाल आया है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, चांद लिमिटेड, इसको समझते हैं। वो कहता है चांद लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2020। कब इनकॉर्पोरेशन हुई है इसकी? और हमें किस साल की बच्चों स्टेटमेंट बनानी है? तो 20 हमारा कंपैरेटिव ईयर होगा, और 20 का ब्रॉडन कोई नहीं होगा। क्यों बोला? क्योंकि यकम जनवरी 20 को तो कंपनी बनी। याद है की बात समझ लगी? अच्छा, विद ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ 500 मिलियन। पता नहीं इसका क्या करना होता है? क्या करना होता है? कुछ भी नहीं करना। इन्हें जो कैसे ना हाथ पा लिया ना, वो तो हाथ गया। ये हो ना? है? किया कि नहीं किया? किया होगा, सारा कुछ किया होगा। तो उसमें देखे जरा, ये वाला पॉइंट डिस्कस हुआ, बड़ा पॉइंट नंबर 3। बाकी सारा तो डिस्कस हुआ पड़ा, मेरा ख्याल उसको ये पॉइंट नहीं था। इसमें देखते हैं हुआ हुआ। हाँ, ये पॉइंट डिस्कस हुआ पड़ा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 किया हुआ ना? बस ठीक है। लो जी बच्चों, अब अगला सवाल है रोमन लिमिटेड। ये मेरा ख्याल हमने नहीं किया। ठीक किया? रोमन लिमिटेड स्प्रिंग 2023 का ये सवाल है, चेक कर लो किया कि नहीं किया। अच्छा जी, 31 दिसंबर 2022 उसने मांगा क्या जी? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी मांगी है, किस साल की? अलॉन्ग विद कंपैरेटिव। ऐसे ही तो कंपैरेटिव ईयर बच्चों कौन सा बनता है? 2021 का। अब 2021 का साल जहां से शुरू होगा, उसमें 2020 का क्लोजिंग बैलेंस होगा। मतलब यकम जनवरी 2021 का जो बैलेंस है, वो बेसिकली 31 दिसंबर 2020 वाला बैलेंस है। ऐसी है। तो शेयर कैपिटल ये आ जाएगा, रिटेन अर्निंग ये आ जाएगी, सरप्लस ये आ जाएगा। ये 3 कॉलम तो आ गए ना सीधे सीधे। और बच्चों इसके अलावा राइट शेयर इशू होने हैं 20 रुपए के हिसाब से, तो प्रीमियम भी आ जाएगा। ठीक है, मैं इस पॉइंट को डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि बूढ़े हो गए आप ये पॉइंट कर करके। ये पहला पॉइंट कर लेंगे आप, दूसरे पॉइंट को डिस्कस नहीं कर रहा, ये भी बूढ़े हो चुके हैं आप, कर लेंगे। तीसरा पॉइंट है बच्चों जो हमने डिस्कस करना, और ये बड़ा औखा पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना आपने। है क्या? बायो में वो मेंढक का जो निजाम था ना, उसके साथ अगला चैप्टर यही था, रोमन। ठीक है जी। वो मेंडल का ला पड़ा था, वो मटर के दाने, उससे पहले था ये। दोबारा जाके खोल के देखो था। अच्छा जी, on 1 मई 2022 an item of PP was disposed of at its carrying value। अगर बच्चों को चीज बेची है कैरिंग वैल्यू पे, तो गेन लॉस आएगा। दर घटे मौत तो अड्डे। चलो दोबारा सोच लो मैं क्या कह रहा हूं। क्यों भाई? जितने की थी उतने की बेची है, गेन लॉस कहां से आएगा? नहीं पता। पहले पेज नंबर नहीं लिखा है ना? अच्छा, पेज नंबर लिखा ही नहीं है किताब। तो तेरे को सॉफ्ट कॉपी जो ना सर्च मारना है, सर्च मारनी आती है मोबाइल ਦੇ ਵਿੱਚ
PDF फाइल मोबाइल में हुई ना, तो पहले मोबाइल से लेके आओ। अच्छा जी, और ये बात समझ लगी सबको? अगर कुछ चीज कैरिंग वैल्यू पे अच्छी है तो कोई गेन लॉस नहीं होगा। आगे चलते हैं। An amount of 75 million was remaining in the surplus account in respect of this item previous revaluation. अब बच्चों अगला पॉइंट ये है कि जब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई एसेट बेच ही दे तो उसका सारे का सारा सरप्लस रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होगा। याद है कुछ कुछ? वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन, लेकिन वो सिर्फ डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर है। ये क्या है? एसेट का ट्रांसफर है, वो एसेट बेच ही दिया है। तो याद है कुछ कुछ? मारो गोली, कोई टेंशन नहीं। इसका जो करते हैं, इसका क्या करते हैं? याद पड़ा ना तू? इसका क्या करते हैं? कैसे? तो वही ये करें बस। इसमें सिर्फ सरप्लस को लेके जाना है या पूरे एसेट जितना का बेचा उतना सारा? उन्हें दसिया कितने एसेट सी? नहीं वैसे तू लैके जा जरा, कैरी वैल्यू कितनी दसी है तो लैके जाना फिर, तो तेरे को बचेगा की फिर? ठीक है नहीं? वो कहता है इस बिल्डिंग का कितना सरप्लस बचा हुआ है? 75। इसका क्या करेंगे? सरप्लस में से माइनस करेंगे, रिटेन अर्निंग में ऐड करेंगे, जो सलूक ये इसके साथ कर रहे हैं। लेकिन ये वाली हरकत हो किस साल में रही है? करंट ईयर है। तो इसका ढिंडोरा पीटेंगे? इसका ढिंडोरा नहीं पीटेंगे क्योंकि करंट ईयर है। लॉजिक समझ आ गई? तो बोलो सही। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 3 समझ आ गया सबको? इसका सिंपल क्या करना है बच्चों? सरप्लस में से 75 निकाल के रिटेन अर्निंग में डाल देना बस, और कुछ भी नहीं करना। अगला पॉइंट, और यकम जुलाई 2022, क्या ये भी करंट ईयर है? 50 million irredeemable preference share having par value of 10 each were issued at 15 पर शेयर। बच्चों ये irredeemable preference share है, तो इसका मतलब है ये ऑर्डिनरी शेयर के अलावा कोई बला है, तो ये 5वां कॉलम बन जाएगा। कौन सा कॉलम बन जाएगा? तो चौथा कौन सा है? 3 कॉलम ये दिए हुए, मैं 5वां कह रहा, चौथा किधर गया? पीपी दर बेटे मत तेरे ते स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में पीपी आएगा, प्रीमियम का। कैसे पता लगा? ये राइट शेयर की बात, राइट शेयर में हमेशा प्रीमियम आता। कैसे पता लगा प्रीमियम आएगा? पार वैल्यू कितनी है? ये कितने का है? तो हर शेयर पे 10 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं कहां जाएगा? शेयर प्रीमियम। तो बच्चों 5 कॉलम समझ आ रहे हैं? कौन कौन से? ऑर्डिनरी शेयर, रिटेन अर्निंग, सरप्लस, शेयर प्रीमियम और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये अलग से शेयर होते हैं, इनको ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में नहीं डाल सकते। 5 कॉलम समझ आ गए बच्चों? कह रहा 10 रुपए का बेचा, 10 रुपए का था, बेचा कितने का? तो 5 रुपए का प्रीमियम इस पे आ जाना है। ठीक है जी? इन अक्टूबर 2022 एन इंटरिम 5% कैश डिविडेंड ऑन ऑल शेयर वाज मेड। ये वाला पॉइंट तो हम कर लेंगे ना, इसका तो मसला नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, असल जो फटा है वो ये है। द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ आरएस हेड ऑफ इस बिल्डिंग वाज डिटरमाइंड एज 400 मिलियन एज ऑन 31 दिसंबर 2021। पिछले साल की बात हो रही है, किस साल की बात हो रही है? अब वो आगे क्या कहते हैं? However, the revaluation was not incorporated as the change in revaluation amount was considered to be temporary but by RL's management. वो कहता है रीवैल्यूएशन हुई है, 400 मिलियन पे पहुंच गए हैं, लेकिन ये रीवैल्यूएशन पे जो भी गेन लॉस है हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट कहती है यार दिसंबर का महीना है, तब हमें गेन नजर आ रहा है, जो जनवरी शुरू होएगा तो मुक जाएगा, तो रिकॉर्ड करना फायदा ही कोई नहीं। अभी दिसंबर में रिकॉर्ड करेंगे, जनवरी में फिर रिवर्स करना पड़ेगा, तो क्या करो? रिकॉर्ड ही ना करो। ये मैनेजमेंट ने कहा है। अब ये सही बात है या गलत बात है बाद में क्या करते हैं? मैनेजमेंट का पॉइंट समझ आ गया? वो कहता है हमने उसको रिकॉर्ड किया ही नहीं गेन लॉस को। द हेड ऑफ इस बिल्डिंग हैड ए कैरिंग अमाउंट ऑफ 350 मिलियन एज ऑन 31 दिसंबर 2021। बच्चों कैरिंग अमाउंट कितनी थी और रीवेल्ड अमाउंट कितनी थी? कितना सरप्लस आएगा? ये सरप्लस, सरप्लस के कॉलम में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। मैनेजमेंट कहती है हम नहीं लेके गए,
और वजह भी बता दी कि क्यों नहीं ले गई, तो क्या अकाउंटिंग इस बात की इजाजत देती कि महीने 2 महीने बाद अगर रिवर्स हो जाएगा तो लिहाजा रिकॉर्ड ही ना करो? तो मेरी बात की, तो महीने 2 महीने बाद अगर रिवर्स ना हुआ तो उस वक्त तुम्हें याद रहेगा कि महीने 2 महीने पहले क्या करना चाहिए था और क्या तुम भूल चुके हो? तो अक्लमंदी का तकाजा क्या है? जो चीज जिस वक्त हो रही करो, महीने 2 महीने बाद जो होगा देखेंगे। तो मेरी, अच्छा, and had a remaining life of 10 years as the revaluation loss of 24 million was recorded on 31 दिसंबर 2019 on his previous revaluation। लो जी, इसके ऊपर पिछला भी एक लॉस पड़ा हुआ है, कितना? तो इस दफा कितना गेन हो रहा है बच्चों? 50 का। तो 50 के गेन में पहले ये वाला लॉस साइड पे करेंगे, बाकी का जो बचेगा वो जाएगा कहां पे? किधर जाएगा? रीवैल्यू सरप्लस में जाएगा। खोते रिटेन नहीं की तो आ गई। वो तो 2019 में हमने रिकॉर्ड कर लिया था ना लॉस, वो तो हमने कैंसिल नहीं कर दिया, वो जो दोबारा गेन। क्या गेन आया तो रिकॉर्ड किया, तो कैंसिल कितना होया? वो गेन ही रिकॉर्ड नहीं किया तो कैंसिल कहां से होना था? अब हम गेन रिकॉर्ड करेंगे तो कैंसिल करेंगे। और क्या ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है? अच्छा, अब मुझे ये सोचने का जवाब देना, तो फिर 2000 ये फटा है किस साल का? 19 का। अन्य प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, 21 में ये मसला हुआ है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो क्या 22 की डेप्रिसिएशन सही चार्ज हुई होगी? 22 की डेप्रिसिएशन किस पे कर दी होगी चार्ज हमने? किस पे होनी चाहिए थी? तो डेप्रिसिएशन भी गलत है। नहीं समझ आ रही? किस साल की? 22 की। तो इसका मतलब है प्रॉफिट भी गलत है। ये वाला प्रॉफिट ठीक होंगे लेकिन ये वाला गलत है। इसमें कितनी डेप्रिसिएशन और आनी है, को बता सकता है? कितने की आनी है? 5 कैसे आया? देखो ना, 350 को हमने 10 पे डिवाइड करके 35 की डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी। करनी किस में चाहिए थी? 400 को 10 पे डिवाइड करके 40 की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए थी। अब क्या करें? 5 की डेप्रिसिएशन बढ़ाएं कि कम करें? डेप्रिसिएशन के बढ़ाने से क्या होगा? प्रॉफिट 285 की बजाय 280 आ जाए। और यहां तक की बात सुन लगी कि नहीं लगी? ये वाला सरप्लस ठीक है लेकिन ये वाला सरप्लस गलत है। 21 का सरप्लस गलत है ना, 20 वाला तो ठीक होगा। सॉरी, अब बच्चों जरा देखो, सबसे पहला पॉइंट, हमने रीवैल्यूएशन रिकॉर्ड करनी है। क्या करनी है? रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन में पहले प्लांट को ऊपर लेके जाएंगे। कितना? 50 ऊपर जाएगा। 350 से 400 में जाना ना, तो प्लांट को कितना बढ़ाएंगे बच्चों? 50 से ऊपर बढ़ाएंगे। और पिछला जो लॉस है उसको रिवर्स करेंगे, और बाकी जो बच जाएगा वो कहां जाएगा? वो सरप्लस में जाएगा। अच्छा, पिछला लॉस था कितना? 24 था। कब था? 19 में। ऐसे ही है ना? तो 19 के बाद बच्चों कितने साल गुजरे? कौन कौन सा? 20 और 21। तो जब 19 के एंड पे लॉस हुआ था कि शुरू में? तो 19 तो सही सुकून से गुजर गया होगा ना। इस लॉस की वजह से 20 और 21 की डेप्रिसिएशन गलत आई होगी, सोचो। इस लॉस की वजह से 20 और 21 की डेप्रिसिएशन कम आई होगी कि ज्यादा आई होगी? कम आई होगी। बोला क्यों? जब लॉस हुआ होगा तो प्लांट की वैल्यू नीचे चली गई होगी। जब प्लांट की वैल्यू नीचे चली गई होगी तो डेप्रिसिएशन भी नीचे चली गई होगी। अगर ये लॉस ना होता
तो डेप्रिसिएशन 2 सालों की जितनी चार्ज की है उससे ज्यादा होती है। नहीं समझ आ रही बात? अब बोलो तो सही। अगर ये लॉस ना होता तो प्लांट की वैल्यू ज्यादा होती, तो प्लांट की वैल्यू ज्यादा होती तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होती। अब कितनी ज्यादा होती वो हमें समझ नहीं आ रहा। क्या ये हम निकाल सकते हैं? लॉस है 24 का, इस 24 का ही फड्डा पड़ा होगा हमारा कैरिंग वैल्यू। तो इस 24 पे हर साल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई होनी चाहिए? देखो इस साल उसने कहा है कि लाइफ हमारी कितनी है, 10 है ना, रिमेनिंग लाइफ। तो 2 साल पहले फिर लाइफ कितनी होगी? 12। तो ये 24 को 12 पे डिवाइड करेंगे, हर साल की डेप्रिसिएशन निकल आएगी 2। कितने साल गुजर चुके हैं? 2 साल। कितने साल गुजर चुके हैं? 2 साल। तो 24 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, कितनी डेप्रिसिएशन आ रहेगी? 4 की। 2 सालों की डेप्रिसिएशन कितनी आ रहेगी? 4 की। तो 24 का लॉस रिवर्स नहीं होना। इस 24 के लॉस की वजह से डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई थी। अब जब लॉस रिवर्स करेंगे तो डेप्रिसिएशन बढ़ानी पड़ेगी, लॉस को खत्म करने लगे ना। अब बोलो तो सही, लॉस को खत्म करने लगे तो डेप्रिसिएशन वही रहेगी जो पुरानी थी। डेप्रिसिएशन को भी तो ठीक करना पड़ेगा ना। तो डेप्रिसिएशन हर साल कितनी कम चार्ज हुई है? 2। तो 2 सालों की 4, वो बढ़ानी पड़ेगी। लॉस कम करना है, डेप्रिसिएशन बढ़ानी है, तो नेट इंपैक्ट प्रॉफिट लॉस पे कितना आएगा बच्चों? 20 का है। क्या ये बात सबको समझ आई? और बोलो तो सही। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में रिवर्सल जो जाएगा ना लॉस का, वो 24 का नहीं जाएगा, वो कितना जाएगा? 20 का। और बाकी का जो बचा कुछ सरप्लस है वो सरप्लस में चला जाएगा। वो कितना बचता है? 30। वो कहाँ चला जाएगा? सरप्लस में। यहां तक की बात सुनेगी? अच्छा, 2022 की डेप्रिसिएशन भी गलत है, उसको ठीक कर लिया हमने। क्या एंट्री करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन या प्रॉफिट ऑन इक्विपमेंट क्रेडिट, कितने से? 5 से। ये 5 कहाँ से आई है? बात समझ लगी? तो बोलो तो सही। अच्छा जी। और बच्चों अगला काम ये होना है कि वो जो सरप्लस 30 का आया है वो भी तो एनुअल ट्रांसफर होना है कि नहीं होना? तो बोलो तो सही। ये जो ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ रही है, क्या इसके अंदर वो सरप्लस शामिल है कि नहीं है? 50 का शामिल नहीं हुआ होगा। तो जब करेंगे तो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी तो उसका लेंगे ना, क्योंकि उसने तो नहीं लिया होगा ना, हम लेंगे। तो उसका बच्चों डेप्रिसिएशन का कितना इम्पैक्ट आएगा? 3 का। 3 कैसे आया? सरप्लस टोटल कितना है बच्चों? 30। ये सरप्लस कितने सालों में खत्म करना है? जितनी एसिड की लाइफ है वो कितनी है? 10 साल। 30 डिवाइडेड 10। तो बच्चों 30 का सरप्लस कम करके रिटेन अर्निंग में बढ़ाएंगे 3 का। ये कौन समझ रहा है? नहीं समझ रहा है बच्चों? वैसे कितना जाना था? 30। अब कितना जाएगा? और पहले कितना जा रहा थी चलो, अब कितना जाएगा? अब 33 जाएगा। 33 क्यों जाएगा? 3 ये वाला भी तो जाएगा। तो ये 30 गलत है, इसकी जगह आ जाएगा 33। ये एंट्री सबको समझ आ रही है बच्चों? बोलो तो सही। बच्चे बाकी का सवाल कर लोगे आप? इसमें याद रखना, सुन लो दोबारा। पहला पॉइंट होना चाहिए आपसे, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? दूसरा पॉइंट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या मैंने आपको बता दिया, 75 ट्रांसफर करना। चौथा पॉइंट एक कॉलम और आ जाएगा। ठीक हो गया? पांचवा पॉइंट इंटरम कैश डिविडेंड है, हो जाएगा। छठे पॉइंट में जो पंगा था वो मैंने आपको बता दिया। और सातवें पॉइंट